हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो अगर आप चैनल पर अभी नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आज से स्टार्ट करने वाले हम लोग क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है समुच्चय सिद्धांत, जिसको बोलते हैं सेट थ्योरी। तो देखिए और आप लोग सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने क्लास 10th में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और उसके बाद आपने 11th क्लास में मैथ्स ली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हम लोग समुच्चय के बारे में। तो समुच्चय का जो नाम है समुच्चय, इसका हम लोग आम जिंदगी में भी यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं समूह। समूह मतलब ग्रुप, कि एक अगर ग्रुप बना लिया जाए तो इसको हम लोग समुच्चय बोल सकते हैं। किसी चीज़ का संग्रह, किन्हीं भी वस्तुओं का संग्रह, या हम लोग दिन का अगर बता दें या फिर संख्याओं का समुच्चय, तो क्या होता है एक जो संग्रह हमने बनाया है इसको बोलेंगे समुच्चय। ठीक है, लेकिन एक जो परिभाषा है समुच्चय की, वो हमारी ये कहती है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होने चाहिए उसमें, जिसको हम लोग पूर्णतः विभक्त कर सकें। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि हम लिखें कि किसी भी सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्याओं का समुच्चय ये हो गया कि जिसमें हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ऐसी संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सम संख्याएं तो आप लोग जानते होंगे, सम संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं उनको बोलते हैं सम संख्या। तो देखिए ये सम संख्याओं का समुच्चय था, ये पूर्णतया परिभाषित था कि आप अगर हम समुच्चय इसको लिखते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 से ही स्टार्ट करेंगे। और आप भी अगर इस समुच्चय को लिखते हैं तो आप लोग भी इसको 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 14, 16, 18 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको वेल डिफाइन करने की ज़रूरत थी, तो हमने इसको जो डिफाइन किया वो आपके हिसाब से परिभाषा और हमारे हिसाब से परिभाषा सम की एक ही थी। अब हमने छोटी सी बात लिखी कि हम लिखें क्रिकेट टीम का समुच्चय। तो क्रिकेट टीम का समुच्चय है तो इसका मतलब जो कोई भी प्लेयर हैं उसमें लिख देते हैं हम लोग कि सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सौरव गांगुली, कुछ भी लिख दें तो ये हमारा क्रिकेट टीम का समुच्चय बन जाएगा। लेकिन इसी बात को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, हमने लिखा भारत के महान खिलाड़ियों का समुच्चय। यहाँ पे बात को समझिए, भारत के महान खिलाड़ियों का समुच्चय अगर हमको लिखना है तो देखिए हमने लिखा सचिन तेंदुलकर आप और विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इस टाइप से हमने लिखा। और हो सकता है और आपके हिसाब से महान जो बल्लेबाज हों या आपके हिसाब से महान जो क्रिकेटर हों उसमें सौरव गांगुली का नाम ना हो, सचिन तेंदुलकर का नाम हो, विराट कोहली का नाम ना हो, महेंद्र सिंह धोनी का नाम हो, तो इसमें क्या है, यहाँ पे महान की परिभाषा आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से या अदर पर्सन के हिसाब से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको समुच्चय नहीं बोलेंगे। थोड़ी सी छोटी सी बात है, अगर हम यहाँ पे कह दें महान वैज्ञानिकों का समुच्चय तो महान की देखिए परिभाषा चेंज हो जाती है। या हम कह दें 10 ईमानदार लोगों का समुच्चय तो ईमानदारी की परिभाषा भी आपके और हमारे हिसाब से चेंज हो जाती है। ठीक है, आपके हिसाब से जो पैसे के लेन देन में सही रहता है उसको बोलते हैं ईमानदार, और हो सकता है हमारे हिसाब से जो ईमानदार हो वो अच्छे व्यवहार करता हो जो, उसको बोलें ईमानदार। तो देखिए यहाँ पे ईमानदारी की परिभाषाएं चेंज हो रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ भी समुच्चय नहीं होगा। बस समुच्चय को समझना यही है, और ये काफ़ी सिंपल चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, आगे भी आपको इंटरमीडिएट में काम आएगा। और इंटरमीडिएट मैथ में जब हम लोग आगे देखेंगे संबंध फलन, तो यहाँ पे समुच्चय का यूज़ होगा, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने एक छोटी सा उदाहरण लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो इसमें आपको कंफर्म पता है कि AEIOU होना है और इसके अंदर कोई भी समुच्चय नहीं आएगा। और ठीक है, तो इसको और वेल डिफाइंड भी कर सकते हैं। इसको डिफाइन हमने किया कि 5 अंग्रेजी के वर्ण जो स्वर होते हैं उनका समुच्चय लिखिए, तो यहाँ पे देखिए वेल डिफाइंड भी है, डिफाइन मतलब पूर्णतया परिभाषित किया गया है, और यहाँ पे समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, और इसी टाइप से हम लोग आप जब बढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार की तरफ, तो समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं और समुच्चय को लिखने के तरीके क्या क्या हैं। तो देखिए समुच्चय को लिखने का जो तरीके हैं उसमें मेन तरीका है रोस्टर विधि, और इसको सारणी विधि और सूची विधि भी बोलते हैं। और ये अपनी अपनी किताबों के अनुसार ये लोग अपने नाम को परिभाषित कर लेते हैं। तो देखिए जो रोस्टर विधि, सारणी विधि और सूची विधि है, इसको लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो करली ब्रैकेट हम लोगों ने पढ़ा है करली ब्रैकेट, तो करली ब्रैकेट के अंदर देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग कॉमा के साथ अवयव एलिमेंट्स को लिख देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रोस्टर विधि, सूची विधि या सारणी विधि। तो देखिए हमने वही एग्जाम्पल लिया कि अंग्रेजी के 5 वर्णमाला का समुच्चय लिखिए,
और इसको रोस्टर विधि में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो करली ब्रैकेट लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे करली ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हमने ए, कॉमा लगाया, ए ई आई ओ यू, और प्रत्येक अवयव के बीच में हमने कॉमा लगाया और फिर करली ब्रैकेट या मंजिला ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। तो ये थी हमारी सारणी विधि। लिखने में कुछ नहीं है, बस छोटा सा है, ठीक है, और आसान भी है। हमने एक देखिए कोई भी वर्ड है उसको लिखना है, जैसे हमने लिख दिया सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय, तो सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय सेम हो गया, करली ब्रैकेट लगाएंगे, संडे एस, मंडे एम, ऐसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लिख देंगे, ठीक है, कॉमा के लगा के, और वो करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो देखिए काफ़ी सिंपल है ये समुच्चय और समझना भी है बहुत आसान है। तो इसको बोलते हैं क्या, रोस्टर विधि। ये समझ के चलिएगा आप लोग। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि कोई भी वर्ड लिख देगा, जैसे लिख दिया इसने इलाहाबाद, और इसको कह रहा है कि सारणी विधि में आप लिखिए, तो सारणी विधि में आप लोग लिख देंगे। हाँ, खास बात याद रखने वाली ये है इसमें कि किसी भी वर्ड का रिपीटेशन नहीं होता है इसमें। इलाहाबाद जैसे हमने लिखा तो इसमें डबल एल का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे सिंगल एल का यूज़ ही होगा, ठीक है। तो जहाँ पे डबल वर्ड मिलते हैं उनको हम लोग क्या कर देंगे, सिंगल वर्ड में चेंज कर देंगे। और देखिए एक वर्ड आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका आप लोग समुच्चय बना के देखेंगे और कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर देंगे कि इसका समुच्चय क्या बनेगा, ठीक है। इसके बाद आती है निर्माण विधि, ठीक है। निर्माण विधि, इसको गुण विधि भी बोलते हैं। इसमें क्या करना है कि एक मानक रूप में हम लोग x की वैल्यू या a की वैल्यू या b की, मतलब समुच्चय का जो भी रूप है उसके अनुसार उसको परिभाषित कर देते हैं। जैसे हमने देखिए छोटा सा लिखा AEIOU, ये हम लोगों का है, और इसको कहे अगर कि आप समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए, तो समुच्चय निर्माण विधि में लिखने का तरीका ये है कि करली ब्रैकेट लगाएं, x कॉलन, यानी कि जो 2 बिंदी लगती है इसको बोलते हैं कॉलन। तो x कॉलन x क्या है यहाँ पे, देखो x कैसे डिफाइन हो रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो 5 अक्षर हैं उनसे डिफाइन हो रहा है ना। तो लिखेंगे x कॉलन x अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। जो समुच्चय निर्माण विधि है इसके बनाएंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग समुच्चय के प्रकार पे, ठीक है। तो समुच्चय का प्रकार क्या होता है, तो समुच्चय के विभिन्न प्रकार में से पहला जो है वो है परिमित, ठीक है। परिमित समुच्चय का मतलब ये है कि किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या, ठीक है, समुच्चय की जो संख्या होती है उसको हम लोग क्या कर सकें, उसमें जो अवयव होंगे उसको काउंट कर सकें, तो इसको बोलते हैं क्या, परिमित समुच्चय, ठीक है। जैसे देखिए वही चीज़ है, हमने लिखा है एक समुच्चय AEIOU का, वही चल रहा है। तो इसमें देखिए हमको कन्फर्म पता है कि इसमें 5 अक्षर होंगे AEIOU, तो ये हो गया परिमित। यहाँ पे अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, उसको बोलते हैं परिमित समुच्चय, ठीक है। फिर देखिए जैसे हमने एक ये लिखा, भारत की समस्त नदियों का समुच्चय। अब देखिए भारत की समस्त नदियों का समुच्चय ये परिमित समुच्चय में है या अपरिमित समुच्चय में है, आप लोग बताएंगे कि भारत की नदियों का समुच्चय काउंटिंग में आएगा या अनकाउंटिंग में आएगा, तो आप लोग बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर सीधी बात करें तो काउंटिंग में आएगा, ठीक है। भारत की नदियाँ जितनी भी हैं फेमस, उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये भी आएगा परिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर अगली बात आती है अपरिमित समुच्चय की। तो अपरिमित समुच्चय क्या होता है, देखिए अपरिमित का मतलब ही है, उसके नाम से सीधे डिफाइन हो रहा है कि जिन समुच्चयों में अवयव की संख्या को हम लोग काउंट ना कर सकें उनको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। जैसे देखिए हमने लिख दिया कि पूर्णांक का समुच्चय है, तो पूर्णांक आप जानते हैं +1 प्लस संख्या रेखा तो आपने पढ़ी होगी, तो एक तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, एक तरफ होते हैं निगेटिव नंबर। तो प्लस के जितने भी नंबर हैं 1 से लेके टोटली 1 2 3 4 5 6 7 एज इट इज चलते जाते हैं, और माइनस की तरफ जितने भी संख्या चलती जाती हैं, तो इनको बोलते हैं क्या, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा ये, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और भी है कि अगर हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट का यूज़ कर दें, 1 से लेके इनफाइनाइट, तो देखिए इनफाइनाइट जो है ये जो है क्लोज इंटरवल के अंतर्गत आता है। तो अगर इनफाइनाइट उसने लास्ट में लिख दिया है तो ये परिमित समुच्चय हो जाएगा, और अगर केवल डैश डैश करके छोड़ दिया तो ये अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, इसको याद रखने वाली बात है, और ये होता है अपरिमित समुच्चय। फिर अगर बात करें तो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तविक संख्या जानते हैं 1 से लेके 1 2 3 4 5 एज इट इज मैनी हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी हो सकती हैं, इसको बोलते हैं क्या, अपरिमित समुच्चय। इसके बाद बात करते हैं एकल समुच्चय की। तो एकल समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय वो है जिसका देखिए एकल, इसका मतलब एक होना चाहिए अवयव। तो एकल समुच्चय की परिभाषा यही है कि जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या एक हो, ठीक, एक का मतलब 1 एलिमेंट होना चाहिए उसके अंतर्गत, वो कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं क्या, एकल समुच्चय। इसके बाद बात करते हैं रिक्त समुच्चय की।
तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, शून्य अवयव की संख्या शून्य होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई। तो फाई जब लिखेंगे तो हम लोग करली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, करली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे। फाई को डायरेक्टली बस लिख देंगे तो हम सीधे समझ जाएंगे ये रिक्त समुच्चय है। और इसी को अगर हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, करली ब्रैकेट के अंदर अगर हमने फाई लिख दिया, तो देखिए श्रेणी किस में, ये रिक्त समुच्चय बचेगा? नहीं बचेगा। ये किस में चला जाएगा? ये एकल समुच्चय में चला जाएगा, ठीक है। ये बात काफ़ी समझने वाली बात है, और एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं शून्य लिख देते हैं करली ब्रैकेट के अंदर और पूछता है रिक्त समुच्चय है या एकल समुच्चय, तो वहाँ पे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवयव के अंदर शून्य हो गया तो इसका मतलब रिक्त है, लेकिन रिक्त नहीं होता है। वहाँ पे एकल समुच्चय होता है। करली ब्रैकेट का यूज़ है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है सिंगल, तो वो एकल समुच्चय के अंतर्गत ही जाएगा। और अगर करली ब्रैकेट का यूज़ नहीं है और सीधे फाई लिखा हुआ है तो ये रिक्त समुच्चय के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। तो एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय भी कंप्लीट हुआ। फिर बात आती है समतुल्य समुच्चय की। तो देखिए यहाँ पे अवयवों, समतुल्य समुच्चय किसी भी दो में तुलना करेंगे तो समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, ऐसे समुच्चय को बोलते हैं समतुल्य, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 और बी में लिख दिया हमने ए बी सी, तो इसका मतलब ये हो गया 1 2 3 तीन अवयव और बी में ए बी सी तीन अवयव, तो देखिए यहाँ पे समतुल्य अवयव निकलेगा। फिर बात आती है समान समुच्चय की। समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय में अंतर देखिएगा। तो समान समुच्चय में अगर हमने लिखा ए समुच्चय में 1 2 3, तो हो सकता है बी में 3 2 1 या 2 3 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एलिमेंट सेम ही होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है समान समुच्चय, और समतुल्य समुच्चय में केवल अवयवों की संख्या समान होती है, तो वहाँ पे बोलते हैं उसको समतुल्य समुच्चय, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए फिर एक आता है यूनिवर्सल, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल समुच्चय जो होता है उसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय का ये होता है कि वो टोटली एलिमेंट्स जितने अवयव दिए होते हैं उनसे मिलके बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे हमने 1 2 3 4 एक ब्रैकेट में हमने लिखा 1 2 3, दूसरे बी समुच्चय हमने लिखा 2 3 4, और मान लेते सी हमने लिखा 3 4 5। तो इसका एक यूनिवर्सल बनाएंगे यू, तो उसमें देखिए टोटली एलिमेंट्स जो भी हैं उसको लिख देंगे 1 2 3 4 5, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हम लोग टोटली उसमें लिख देंगे, तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा। मतलब छोटे छोटे जो समुच्चय बनते हैं उनके अवयवों को मिला के एक टोटली अवयव समुच्चय बना देना कहलाता है यूनिवर्सल समुच्चय, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए हमने परिभाषाओं को डिफाइन किया, और अगली एक्सरसाइज की जो परिभाषाएं उनको भी साथ में देख लेते हैं। उप समुच्चय क्या होते हैं? तो उप समुच्चय का मतलब यही होता है कि किसी भी समुच्चय के एलिमेंट्स से हम लोग छोटे छोटे समुच्चय बना सकें, उसको बोलते हैं उप समुच्चय। जैसे हमने एक समुच्चय लिखा ए बी सी, ठीक है, इसके उप समुच्चय कितने बन सकते हैं? तो देखिए ए भी बन सकता है, बी बन सकता है, सी बन सकता है, या फिर ए बी बन सकता है, बी सी बन सकता है, या फिर ए बी सी बन सकता है, या फिर एक रिक्त समुच्चय हमारा फाई बन सकता है। तो देखिए इसकी संख्या कैसे हम लोग कैसे समझेंगे कि कैसे हम लोगों ने बिल्कुल सही निकाला है। तो 2 की पावर n निकालेंगे, ठीक है। n क्या है? एलिमेंट्स की संख्या है, अवयवों की संख्या है। तो 2 की पावर n का मतलब हो गया क्या कि हम लोगों के कितने अवयव हैं। तो 2 की पावर देखिए अवयव कितने थे इसमें, 1 2 3 हमने लिखा था या ए बी सी लिखा था, उसमें कितने अवयव थे? 3 अवयव थे। तो 3 अवयव 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। तो टोटली कितने समुच्चय बनने चाहिए? उप समुच्चय 8 बनने चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग पता कर लेंगे कि क्या इसमें अवयवों की उप समुच्चयों की संख्या कितनी निकल सकती है, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज थोड़ी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों NCERT बुक जो आपके पास है पीताम्बर प्रकाशन की, उसको खोल लेंगे, और उसमें देखिए एक्सरसाइज जो पहली है 1.1, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जनवरी, और उसके फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, और मई नहीं, जून, फिर जुलाई, बस। इसके अलावा कोई भी जो मंथ्स का होता है मंथ्स, वो जे से स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए समुच्चय बन गया। फिर कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखिए यहाँ पे जो लेखक की प्रतिभाशाली की परिभाषा आ रही है, तो वही चीज़ है देखिए ईमानदारी वाला, कि प्रतिभाशाली आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है और हमारे हिसाब से प्रतिभाशाली की परिभाषा कुछ और हो सकती है। तो यहाँ पे समुच्चय बनना है, तो यहाँ पे समुच्चय नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिभाशाली में हो सकता है आप किसी और को प्रतिभाशाली समझते हो और हम किसी और को प्रतिभाशाली समझते हो, तो यहाँ पे देखिए समुच्चय नहीं बनेगा। फिर अगली बात आती है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय।
तो यहाँ पे देखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, तो हो सकता है आपके हिसाब से इंडिया के ही जितने प्लेयर हैं वही सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हों, और हमारे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के भी महान है, इंग्लैंड के भी महान है, या वेस्ट इंडीज़ के भी महान है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, सर्वश्रेष्ठ की परिभाषाएँ चेंज हो जाती हैं आपके और हमारे हिसाब से, तो यहाँ भी समुच्चय नहीं बनेगा। अगली बात आती है जो 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो कक्षा के सभी बालक हैं उनका संग्रह बन सकता है, आपको निश्चित पता है कितने लड़के आपकी क्लास में। 100 से सभी कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए 100 से जो कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है ये भी एक निश्चित है कि 100 से निश्चित 1 से लेकर 100 तक हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे देखिए निश्चित है, तो यहाँ पे समुच्चय बन जाएगा, तो ये समुच्चय है। इसी टाइप से सभी सम संख्याओं का संग्रह, तो यहाँ पे देखिए सभी सम संख्याओं का जो संग्रह है वो देखिए 2 4 6 8 10 12। तो इस टाइप से इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64, कितने भी नंबर हो सकते हैं इसमें, और इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम आपसे पूछें सम संख्या बताइए तो आप भी यही संख्याएं बताएंगे, हमसे पूछा गया तो हमने भी यही बताया, आप किसी और से पूछे तब भी सम संख्या की परिभाषा यही बताएगा आपको, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं ना, तो ये समुच्चय बन जाएगा। नेक्स्ट है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जानते हैं क्वेश्चन इसमें निश्चित होते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा समुच्चय। फिर विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो वही चीज़ है, यहाँ पे खतरनाक की परिभाषा आपके और हमारे हिसाब से चेंज हो जाती है। आप शेर को, कुछ लोग तो काकरोच को भी बहुत खतरनाक समझते हैं, ठीक है, कुछ लोग लेकिन शेर को समझते हैं, तो इस टाइप से खतरनाक की परिभाषा भी चेंज हो जाती है, तो ये यहाँ भी समुच्चय नहीं बनेगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 है, तो रिक्त स्थानों में बिलोंग का और नॉट बिलोंग का यूज़ करिए। बिलोंग का मतलब ये होता है कि आप इससे संबंधित हैं या नहीं हैं। ठीक है, जैसे हमसे पूछा जाए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आई बिलोंग टू बेनीगंज, तो हम बेनीगंज से आते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम बिलोंग करते हैं बेनीगंज से। तो यहाँ पे देखिए पहला लिखा हुआ है 5 और फिर गैप छूटा हुआ है ए, तो यहाँ पे देखिए 5 जो है वो समुच्चय में है, इसका मतलब 5 बिलोंग करता है। फिर 8 इस ए जो समुच्चय दिया हुआ इसमें बिलोंग करता है, जी नहीं, ए बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर 0 भी इसमें ए में समुच्चय में नहीं है, तो इसका मतलब 0 भी बिलोंग नहीं करता है। फिर 4 समुच्चय में दिया हुआ है इसलिए बिलोंग करता है। 2 समुच्चय में दिया हुआ है इसलिए 2 भी ए से बिलोंग करता है। फिर 10 ए में नहीं दिया हुआ, समुच्चय ए में नहीं है, इसका मतलब ये बिलोंग इससे नहीं करता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में लिखने का वही तरीका है कि x कॉलन x एक पूर्णांक है और -3 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 7। -3 से x बड़ा होना चाहिए। ठीक है, -3 जो है वो x से क्या है, छोटा है। x -3 स्मॉलर देन x, तो x से -3 क्या है, ठीक है, x तो बड़ा है, -3 छोटा है। उसके बाद 7 से x छोटा होना चाहिए। तो -3 से बड़ी संख्या कितनी होती है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, और इसको हम लोग क्या करेंगे, मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ लिख देंगे, तो ये हमारी रोस्टर रूप में लिख जाएगा। ठीक है, देखो समझ में आप लोगों को आया होगा रोस्टर रूप में। फिर कह रहा है कि b दिया हुआ है x कॉलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या दी हुई है, तो जानते हैं काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्या होते हैं, तो इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5 कॉल और मझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग देख लेंगे। फिर कह रहा है x कॉलन x 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनका योगफल कितना हो, 8 हो। तो यहाँ पे देखिए योगफल 8 लाना है, तो 17 सबसे पहली संख्या आएगी जिसमें 8 आएगा, 26 35 44 53 62 71 80। ठीक है, और इसके आगे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो जिसका योग, जो उनके अंकों का योग किया जाए तो 8 आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, इस टाइप से लास्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के समुच्चय बनाइए। तो वही चीज़ हमने बताया था कि टोटली वर्ड जितने भी हैं उसका आप लोग समुच्चय फाइंड करिए, और अगर कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसको सिंगल लिख के आप लोग कॉमा में लिख देंगे, तो ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसको निर्माण विधि में लिखना है। तो देखिए 3 6 9 12 पहला लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x कॉलन x जो है 3 का गुणज है और x जो है 12 से छोटा और बराबर है। तो देखिए काफ़ी सिंपल है, आप लोग कुछ भी और भी लिख सकते हैं। 3 के प्रथम 4 गुणज लिख सकते हैं आप, 3 के प्रथम 4 गुणज, परिभाषा कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपके हिसाब से जो भी आपको समझ में आ रहा है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। फिर लिखा हुआ 2 4 8 16 32। तो यहाँ पे देखिए x कॉलन x क्या है, x जो है 2 की पावर n है,
क्योंकि 2 की पावर 1 लगाइए तो 2 आएगा, 2 लगाएंगे 4 आएगा, 3 लगाएंगे 8 आएगा, 4 लगाएंगे 16 आएगा, और जब 5 लगाएंगे 32 आएगा। और जो n है वो कितना है, इक्वली टू 5 है, 1 से लेके 5 तक है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 2 की पावर n से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग 2, 4, 6 वाला जो है सम संख्याओं का निकाल सकते हैं। फिर थर्ड वन नंबर 525, 125, वही चीज़ है, 5 की पावर n लगा देंगे बस आ जाएगा। फिर 149, ये क्या है, ये देखिए स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो x कॉलन x क्या है, x 1 से लेके 10 तक संख्याओं के स्क्वायर। तो इस टाइप से इसको आप लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। आपको एक उसको सूचीबद्ध उसमें निर्माण विधि में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद फिर वही 5 नंबर में करना है आपको। तो अवयवों को संख्या को सूचीबद्ध रूप में लिखिए। प्राकृतिक एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। विषम संख्याओं का समुच्चय लिखेंगे। ये काफ़ी सिंपल है, आप लोग कर लेंगे इसको। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर लीजिए कि 11th क्लास के मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और पहली एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन भी हो गया है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर 1.2 में हम लोग समझेंगे, अपने जो हमारा बोर्ड है उससे समझेंगे, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये काफ़ी चैप्टर था, ओरली चैप्टर था, केवल समझने वाला चैप्टर था, इसलिए आप लोग डायरेक्टली परिभाषाओं के रूप में आपको समझाया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, लाइक बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।